मैं इस आस्था के साथ इस चैप्टर को पढ़ा रहा हूँ कि मैं ये जान चुका हूँ कि आप लोगों ने, जितने लोग अभी यहाँ पे मौजूद हैं, वो प्रेसिडेंट वाले चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिए होंगे, समझ लिए होंगे। अब हम प्रेसिडेंट के बाद आते हैं। आज हम 3 चैप्टर को एक साथ कवर करेंगे, जिसका नाम है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, इस तीनों को हम एक साथ आज कवर करेंगे। ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, इसलिए ज्यादा टाइम नहीं लेगा कवर होने में। तो आइए एक एक करके हम सबको पढ़ते हैं। पहले हम पढ़ेंगे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में, यानी कि भारत के उपराष्ट्रपति। ठीक है, सो देखिए, भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं, यानी कि जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, ये वरीयता के मामलों में, यानी कि पोजीशन के मामलों में इंडिया में सेकंड नंबर पे आते हैं। फर्स्ट नंबर पे प्रेसिडेंट आते हैं और सेकंड नंबर पे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आते हैं। आर्टिकल नंबर 63 से लेकर के आर्टिकल नंबर 71 तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में लिखा हुआ है। आर्टिकल 63 यह कहता है कि भारत में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का एक पद, एक पोजीशन होगा। ठीक है, इनकी जो अपॉइंटमेंट है, यानी कि इनकी जो नियुक्ति है, वो 5 वर्षों के लिए होती है। और सबसे अहम बात है कि ये एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट होते हैं, यानी कि ये राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। आर्टिकल नंबर 64 यह कहता है कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होगा, वो राज्यसभा के एक्स ऑफिसो चेयरमैन होंगे, यानी कि पदेन अध्यक्ष होंगे, यानी कि उनके जगह पे कोई और अध्यक्ष बन नहीं सकता, किसी और का चुनाव हो नहीं सकता। सॉरी, मैं बार बार शब्द पदेन अध्यक्ष यूज कर रहा हूं, हिंदी में इसका शब्द है पदेन सभापति। अध्यक्ष शब्द जो है वो लोकसभा के लिए यूज किया गया है, यानी कि लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं उनके लिए अध्यक्ष शब्द का यूज किया गया है हिंदी में। और राज्यसभा के लिए सभापति शब्द का यूज किया गया है, सभापति और उपसभापति। ठीक है, सेकंड हाईएस्ट डिग्निटी होते हैं इंडिया के। ठीक है, अब इसके बाद ये आते हैं राज्यसभा की जो भी प्रोसीडिंग होती है, उनकी जो अध्यक्षता होते हैं, यानी उसे जो प्रेसिडाइज होते हैं, वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। और इनके अब्सेंट में जो उपसभापति होते हैं वो करते हैं। ठीक है, इसके बाद देख लीजिए, एक ये भी चीज होता है कि मान लीजिए कि कभी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का पद, यानी उनका पोजीशन खाली हो। मान लीजिए कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इतने बीमार पड़ चुके हैं कि वो कोई भी काम करने में सक्षम नहीं है, या फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विदेश यात्रा में गए हुए हैं, लेकिन अभी यहाँ पे मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की उपस्थिति चाहिए, ऐसी इमरजेंसी आ गई है उस टाइम पे। या फिर मान लीजिए कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है उनकी मृत्यु हो गई है, या फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है ही नहीं, किसी कारणवश उनका पोजीशन खाली हो चुका है, चाहे वो उनको इम्पीचमेंट के द्वारा हटा दिया गया हो, या फिर उनका कार्यकाल पूरा हो गया हो और उस कार्यकाल पूरा होने के बाद चुनाव नहीं करवाया गया हो। इन सभी मामलों में यदि कभी भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का पद, पोजीशन खाली होता है, तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में काम करते हैं। आगे बात समझ में, यानी कि वो सारे काम जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते देते हैं, वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेंगे। तो बात अब यह आती है कि यदि प्रेसिडेंट का काम किसी कारणवश वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को करना पड़ रहा है, तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का काम कौन करेगा? वैसे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ज्यादा कुछ काम दिया नहीं गया है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का काम सिर्फ यही होता है कि वो चेयरमैन होते हैं। कहाँ के चेयरमैन होते हैं? राज्यसभा के होते हैं। यानी जब राज्यसभा चालू होता है तो उनका चेयरमैनशिप उनके हाथ में होता है, तो इसलिए उनके पास कोई ज्यादा काम है नहीं। तो बाय चांस यदि कभी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहीं दूसरी जगह चले गए, बीमार पड़ गए, या फिर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो खुद प्रेसिडेंट का काम कर रहे हैं, तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो काम रहेगा वो राज्यसभा के जो उपसभापति रहेंगे, जो वाइस चेयरमैन रहेंगे, वह काम करेंगे। कभी आपने टीवी में राज्यसभा को सुना होगा, तो आपने देखा होगा कभी वहां पे चेयरमैन बैठते हैं और कभी वहां पे जो वाइस चेयरमैन होते हैं वो बैठते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। दूसरी बात, मान लीजिए कि कभी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का और उनके साथ साथ यह भी पॉसिबल है कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन हुआ है और बाद में यह पाया गया है कि इनका इलेक्शन जो है वो नल एंड वॉइड घोषित हो गया, मतलब किसी कारणवश उसके इलेक्शन में कुछ गड़बड़ी हुई रहेगी या कुछ तकनीकी खामियां हुई रहेगी, जिसके कारण उनके इलेक्शन को नल एंड वॉइड घोषित कर दिया गया हो। उस दौरान यदि घोषित करने के टाइम के पहले वो प्रेसिडेंट या फिर वाइस प्रेसिडेंट बन चुके हैं और उन्होंने कोई काम किया है, उन्होंने कोई फैसला लिया है,
तो उनके काम को, उनके फैसले को नकारा नहीं जा सकता, या फिर उनके फैसले, उनके काम जो है वो नल एंड वॉइड नहीं होते हैं। यह भी आप याद रखिएगा। उसके बाद आ जाइए कि वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो सबसे पहली बात है कि वो भारत के नागरिक हों और अपने उम्र के 35 वर्ष को वो पूरे कर चुके हों और वे किसी भी लाभ के पद पर उपस्थित नहीं हो, और उनके पास राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जो क्वालिफिकेशन लगता है वह होनी चाहिए। उसके बाद वो या तो पार्लियामेंट के किसी भी हाउस या फिर स्टेट लेजिस्लेचर में कहीं पे भी वो मेंबर ना हो, और यदि ऐसे व्यक्ति का वाइस प्रेसिडेंट के रूप में चुनाव किया जाता है जो कि पार्लियामेंट के किसी भी हाउस के मेंबर हो या फिर किसी स्टेट लेजिस्लेटिव के मेंबर हो, तो जिस दिन से वो वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं उस दिन से ही उनको अपना दूसरा जो पोजीशन है वो छोड़ना पड़ता है। ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कभी रेजिग्नेशन देने का मन कर गया तो वो प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन सौंप करके अपने पद से मुक्ति पा सकते हैं। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़े होने के लिए सिर्फ खड़े होना अनिवार्य नहीं होता है। उसके लिए यदि आप एक कैंडिडेट का, यदि आप नॉमिनेशन फॉर्म भरने जा रहे हैं तो उसके ऊपर 20 लोगों का सिग्नेचर चाहिए। नॉमिनेशन ऑफ अ कैंडिडेट फॉर इलेक्शन टू ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट मस्ट बी सब्सक्राइब्ड बाय एटलीस्ट 20 इलेक्टोर्स, है ना। मतलब उसके पक्ष में कि उन्होंने 20 लोगों का मत हासिल किया है, मतलब 20 लोगों की अनुमति हासिल की है, वैसा उनको दिखाना पड़ता है। इसके बाद आ जाइए इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन किस प्रकार से होता है। तो ध्यान रखिए, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के टाइम पे मैंने बताया था कि प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो एक क्लिक के माध्यम से होता है। तो उसी तरह जो है, उसी तरह से क्या है कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन का भी एक क्लिक होता है। तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए क्या क्लिक था, मतलब कौन लोग शामिल थे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, वो थे इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चाहे वो राज्यसभा से हो या लोकसभा से हो। क्या होने चाहिए, इलेक्टेड मेंबर होने चाहिए। दूसरी क्या थी, इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि राज्य के विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर उसमें आने चाहिए उनको वोट करने के लिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो सिर्फ केंद्र की अगुवाई नहीं करते, वो केंद्र की अगुवाई के साथ साथ वो राज्य के भी प्रणेता होते हैं, राज्य की अगुवाई भी करते हैं। जैसा कि लास्ट टाइम हमने प्रेसिडेंट के चैप्टर में ये बताया था कि जब भी कभी स्टेट में कोई लॉ बनता है तो स्टेट लेजिस्लेचर से वो बिल पास होकर के आता है राज्यपाल के पास, यानी कि गवर्नर के पास, और गवर्नर के पास 4 तरह के पावर होते हैं। उस 4 तरह में से एक पावर उनके पास ये था कि उस बिल को वो सीधा प्रेसिडेंट को फॉरवर्ड कर दें और फिर प्रेसिडेंट डिसीजन देगा कि उस बिल पे उनको सिग्नेचर करना है या नहीं करना है। ठीक है। तो इसका मतलब यह हो गया कि प्रेसिडेंट का जो कनेक्शन है वो स्टेट के साथ भी है, तो इसलिए उनके इलेक्शन में स्टेट लेजिस्लेटिव के भी मेंबर होना अनिवार्य है। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के साथ ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट के पास ज्यादा कुछ काम नहीं है। वाइस प्रेसिडेंट के पास सिर्फ इतना काम है कि वो राज्यसभा की अध्यक्षता करे, यानी कि वो राज्यसभा का चेयरमैन बनकर, राज्यसभा का सभापति बनकर काम करें। तो इसलिए वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर का यह मानना था कि स्टेट के जो भी लेजिस्लेटिव असेंबली हैं उनके मेंबर्स को इनके वोटिंग में काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए उनका जो एक इलेक्ट्रोल कलीग बनता है उनमें कौन कौन लोग होते हैं, कंसिस्टिंग ऑफ ऑल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ध्यान रखिएगा, प्रेसिडेंट में ऑल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट नहीं थे, प्रेसिडेंट में सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट थे। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ऑल मेंबर्स है, यानी कि वो इलेक्टेड भी हो सकते हैं या फिर वो नॉमिनेटेड भी हो सकते हैं। ठीक है। इनका इलेक्शन कैसे होता है, इनका इलेक्शन का सिस्टम वही है जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन का सिस्टम था। क्या है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, और वोटिंग जो होगा वो मशीन से ना होकर के किससे होने वाला है, वो वॉलेट से होने वाला है। यदि उनके वोटिंग में किसी भी टाइप का इश्यू आया, कोई भी तरह का डिस्प्यूट हुआ, तो उसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करेगी। ठीक है। तो अब ये हो गया वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन का पार्ट। अब हम आते हैं वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव कैसे करेंगे, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट को हटाएंगे कैसे, कैसे उनको हटाया जा सकता है।
तो देख लीजिए, जैसे कि प्रेसिडेंट को हटाने के लिए क्या लगता था, प्रेसिडेंट को हटाने के लिए इंपीचमेंट लाना पड़ता था। और वो इंपीचमेंट कौन लाता था, वो इंपीचमेंट या तो लोकसभा या तो राज्यसभा, कोई भी ला सकता था। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में इंपीचमेंट लाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो कोई भी आवश्यकता नहीं है तो क्या है, क्या चाहिए बताइए फिर। यदि इनके पास इंपीचमेंट लाने की आवश्यकता नहीं है तो क्या है, तो बस यही है कि देखिए, ध्यान रखिएगा, प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए जो इम्पीचमेंट का प्रोसेस था, वो प्रोसेस पार्लियामेंट में किसी भी हाउस में स्टार्ट हो सकता था, लोकसभा में या राज्यसभा में। लेकिन यदि वाइस प्रेसिडेंट को हटाना है तो जो रिजोल्यूशन पास होगा, वो रिजोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा से पास होगा। ध्यान रखिएगा, यानी उसको हटाने के लिए यदि कोई रिजोल्यूशन लाना है तो वो सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा से लाना है। और यदि हम ऐसे कोई रिजोल्यूशन लाने वाले हैं तो वाइस प्रेसिडेंट को 14 डेज का हमें नोटिस देना पड़ता है। ठीक है, यानी ऐसे हम रिजोल्यूशन राज्यसभा में ला नहीं सकते हैं, हमें पहले वाइस प्रेसिडेंट को नोटिस देना पड़ेगा कि हम आपको हटाने के लिए रिजोल्यूशन लाने वाले हैं। ठीक है, उनके बाद राज्यसभा में जब ये रिजोल्यूशन आ जाएगा तो राज्यसभा में इसकी कार्यवाही होगी, इसकी बैठक होगी, इसकी चर्चा होगी, चर्चा के बाद इसकी वोटिंग होगी, और वोटिंग में 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए, यानी कि इसका वोटिंग करवाने के लिए 2/3 मेजोरिटी से ये रिजोल्यूशन पास होना चाहिए। जब ये 2/3 मेजोरिटी से राज्यसभा से पास हो जाता है तो ये रिजोल्यूशन जाता है लोकसभा में, और लोकसभा में ये सिंपल मेजोरिटी से पास होनी चाहिए, यानी कि लोकसभा में 2/3 मेजोरिटी की आवश्यकता नहीं है। लोकसभा में क्या है, सिंपल मेजोरिटी से भी यदि रिजोल्यूशन पास हो गया फिर वाइस प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है। प्रेसिडेंट को हटाने के लिए इंपीचमेंट लगता है, वाइस प्रेसिडेंट को हटाने के लिए इंपीचमेंट नहीं लगता है। कोई क्वेश्चन? अच्छा, नकुल ने पूछा है, क्या क्या पूछा है, 20 लोग राज्यसभा के होने चाहिए या लोकसभा के? नहीं नहीं, कहीं के भी होने चाहिए। ठीक है, उनको सिर्फ अनुमोदक लगता है, 20 जो है अनुमोदक होते हैं, और 20 जो है उसको हिंदी में क्या कहेंगे, प्रस्तावक। प्रस्तावक और अनुमोदक, 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक, यानी टोटल मिलाकर के 40 लोग लगते हैं, कहीं के भी लोग होने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं उनके लिए। रिमूवल समझ लिया आपने, वाइस प्रेसिडेंट को हटाने के लिए क्या रिमूवल है ना, कोई दिक्कत? ये देख लो सूरज, यहाँ पे लिखा हूं एटलीस्ट 20 इलेक्ट्रोस होने चाहिए। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट का कोई दिक्कत? तो आपने देख लिया, हमने जब प्रेसिडेंट हम पढ़ रहे थे तो हमने प्रेसिडेंट का वर्किंग भी देखा था कि वो क्या क्या काम करते हैं, उनके पास क्या क्या पावर है। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के पास एज सच कोई पावर नहीं है, इसलिए इनके पावर के बारे में हमें कुछ पढ़ने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि है ही नहीं तो हम पढ़ेंगे क्या, है ना। वाइस प्रेसिडेंट के पास इतना कुछ ज्यादा है नहीं तो उसको पढ़ा जा सके। चलिए, तुम्हारा वाइस प्रेसिडेंट भी खत्म हो गया। अब हम आते हैं प्राइम मिनिस्टर पे। ठीक है, पीएम में भी ज्यादा कुछ है नहीं, इसलिए उसकी कोई पीपीटी की आवश्यकता नहीं थी। हम आते हैं सीधा प्राइम मिनिस्टर पढ़ने के लिए। ध्यान रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी प्राइम मिनिस्टर का जिक्र नहीं है, मतलब प्रधानमंत्री का जिक्र है लेकिन प्रधानमंत्री के चुनाव का जिक्र नहीं है। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि देश के राष्ट्रपति होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि देश के वाइस प्रेसिडेंट होंगे, उपराष्ट्रपति होंगे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में पीएम से संबंधित कोई भी ऐसी बातें लिखी हुई नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 75, जो कि प्रेसिडेंट से ही रिलेटेड है, सिर्फ आर्टिकल नंबर 75 में इतनी बात लिखी हुई है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे। राष्ट्रपति, सॉरी, प्रेसिडेंट शेल अपॉइंट प्राइम मिनिस्टर। अभी इनका क्या मतलब हो गया कि प्रेसिडेंट किसी भी व्यक्ति को अपॉइंट कर सकते हैं? तो जवाब है नहीं, प्रेसिडेंट उन्हीं व्यक्ति को एज अ पीएम अपॉइंट करेंगे जिनकी पार्टी का लोकसभा में सबसे अधिक वोट मिला है, यानी कि जिनका लोकसभा में बहुमत है, उस पार्टी के, उसके दल के नेता को, उसके दल के मुखिया को एज अ पीएम के रूप में नियुक्त करेंगे। ठीक है, क्लियर? यहां तक कोई प्रॉब्लम है? नहीं। उसके बाद आपको
पता है कि प्रधानमंत्री जो होते हैं वो लोअर हाउस यानी कि लोकसभा या फिर अपर हाउस यानी कि राज्यसभा कहीं से भी हो सकते हैं। प्रधानमंत्री कहीं से भी हो सकते हैं, लोकसभा से या राज्यसभा से। एक ये चीज हो गया। दूसरी बात, प्रधानमंत्री बनने के लिए यह जरूरी नहीं है कि आप आम चुनाव जीते ही। बहुत सारे ऐसे भी प्रधानमंत्री रहे हैं जिन्होंने आम चुनाव लड़ा ही नहीं, या फिर लड़े तो वो जीते ही नहीं, लेकिन फिर भी वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। जैसे कि डॉक्टर मनमोहन सिंह, वो 2 बार चुनाव लड़े और दोनों बार हार गए, लेकिन फिर भी वो प्राइम मिनिस्टर बने। क्यों? क्योंकि आर्टिकल नंबर 75 सिर्फ ये कहता है कि जो प्रेसिडेंट होंगे वो पीएम की नियुक्ति करेंगे। उसके अलावा कुछ लिखा हुआ नहीं है कि पीएम किस दल के नेता होना चाहिए, सॉरी, पीएम कौन से हाउस के होने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ब्रिटेन में यह कंपलसरी है कि जो वहां के जो प्राइम मिनिस्टर होंगे वो वो लोअर हाउस के ही मेंबर होंगे। नहीं, राजीव गांधी चुनाव जीत के आए थे, राजीव गांधी का ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हाँ, एक जब इंदिरा गांधी जब एक्सपायर किए थे तो उस टाइम पे राजीव गांधी को बनाया गया था, और इंदिरा गांधी भी राज्यसभा से आ चुकी हैं। इंदिरा गांधी भी राज्यसभा से रही। अभी जैसे कि मैं एग्जांपल दिया, डॉक्टर मनमोहन सिंह, वो चुनाव हार गए थे। तो ये देखिए, चुनाव जब हार गए तो क्या होता है, उनको फिर हम लोग अपर हाउस में भेज देते हैं, यानी कि राज्यसभा में भेज देते हैं। क्योंकि राज्यसभा का जो नियुक्ति होता है, राज्यसभा में जो मेंबर बनते हैं उनका आम जनता चुनाव नहीं करती है। उनका जो होता है, जो स्टेट लेजिस्लेटिव होते हैं वो चुनाव करते हैं। ठीक है, तो राज्यसभा में जाना आसान हो जाता है। मतलब पार्टी में यदि आपकी पहचान है, यदि मतलब आप बड़े ओहदे पे हैं, तो राज्यसभा में तुरंत आप चले जाते हैं। राज्यसभा में जाना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ यही कहता है कि यदि कोई व्यक्ति जो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे वो पार्लियामेंट के मेंबर होने चाहिए। पार्लियामेंट का मेंबर होने का यह मतलब है कि या तो वो लोकसभा के मेंबर हो सकते हैं या राज्यसभा के मेंबर हो सकते हैं। लोग पैसे देके भी राज्यसभा में जाते हैं, हाँ जाते हैं। यदि मेरे पास भी पैसा आ जाएगा तो मैं भी जाऊंगा, कोई बात नहीं। और राज्यसभा में जाने के पैसे बहुत होते हैं, है ना, वो 2-3 करोड़ जो आप सुनते हैं वो बहुत ही कम है, वो बहुत बड़ा अमाउंट होता है। और राज्यसभा में देखिए, अक्सर वही लोग जाते हैं जो या तो बहुत बड़े ओहदे पे हैं, या फिर वो अपने अपने क्षेत्रों में एक्सपर्ट हैं, उनको लिया जाता है। या फिर कुछ ऐसे बड़े नेता जाते हैं जिनकी चुनाव लड़ने की क्षमता नहीं होती, यानी कि जब वो चुनाव लड़ेंगे तो वो हार जाएंगे, ये निश्चित है। इसलिए उन लोगों को राज्यसभा में भेज दिया जाता है। बहुत लोग, और फिर ऐसे भी होते हैं, बहुत टाइम पे ऐसा भी होता है कि हमें इस व्यक्ति को मिनिस्टर बनाना है, लेकिन ये चुनाव लड़े नहीं है, और चुनाव लड़ेंगे तो हार जाएंगे, लेकिन इनको हमें अपने कैबिनेट में या फिर मिनिस्टर्स में लेना है। तो फिर उनको मिनिस्टर बनाने के लिए भी उनको राज्यसभा में भेज करके मिनिस्टर बना दिया जाता है। जैसे कि अभी देख लीजिए 2019 में जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, फॉरेन मिनिस्टर ने चुनाव नहीं लड़ा। चुनाव होने, है ना, यस, आप जयशंकर की बात कर रहे हैं, मैं भी कह रहा हूँ कि जैसे फॉरेन मिनिस्टर है वो चुनाव नहीं लड़े, लेकिन पीएम को उनको फॉरेन मिनिस्टर बनाना था। तो उन्होंने क्या किया, इलेक्शन जीतने के बाद उन्होंने उनको शपथ दिलवा दी, है ना, एज अ जस्ट उनको केंद्र के मंत्री के रूप में शपथ उनको दिलवा दी। बाद में उनको कैबिनेट जब आवंटन हुआ, जब कैबिनेट का बंटवारा हुआ, तो उन्हें फॉरेन मिनिस्ट्री मिल गया। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो यदि पार्लियामेंट का मेंबर नहीं भी है वो भी प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर बन सकता है। ठीक है, ध्यान रखिए क्या चीज है कि यदि कोई व्यक्ति पार्लियामेंट का मेंबर नहीं भी है तो भी वह प्राइम मिनिस्टर के रूप में या मिनिस्टर के रूप में शपथ ओथ ले सकता है। लेकिन ऐसे लोगों को विद इन 6 मंथ यानी कि 6 महीने के अंदर ही पार्लियामेंट के किसी भी हाउस का मेंबर बनना पड़ता है। या तो वो लोकसभा का मेंबर बन जाए या फिर राज्यसभा का मेंबर बन जाए। लोकसभा का मेंबर बनना तो इम्पॉसिबल होता है क्योंकि लोकसभा का इलेक्शन होता है हर 5 साल में। हाँ, भले ही उपचुनाव हो गया तो वो अलग बात है ना, लेकिन फिर वो उनको राज्यसभा से भेज दिया जाता है। तो पीएम मोदी ने भी यही काम किया। उन्होंने क्या किया कि पहले जयशंकर को जो भी थे उनको शपथ दिलवा दी। उनके बाद उनको फिर वो गुजरात से राज्यसभा का टिकट दे दिया और जीत करके आ गए वो। अब वो राज्यसभा के मेंबर भी हैं और हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी हैं। तो इस तरह से काम चलती है। ठीक है,
और उनके बाद पीएम के पास तो बहुत सारे पावर होते हैं। देखिए, जैसे कि स्टेट का जो हेड होता है, यानी कि देश का, राज्य का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है? वो प्रेसिडेंट होता है। लेकिन सरकार का जो प्रमुख होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। क्या चीज है याद रखने वाली बात? हेड ऑफ गवर्नमेंट। हेड ऑफ गवर्नमेंट जो है वो कौन होते हैं? वो हमारे पीएम होते हैं। और हेड ऑफ स्टेट जो है वो कौन होते हैं? वो प्रेसिडेंट होते हैं। यानी सरकार का सारा काम जो होता है, एग्जीक्यूटिव का काम, वो इन्हीं का होता है। और यह जो है अपने मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच में एक कड़ी का रोल अदा करते हैं, मतलब एक ब्रिज का रोल अदा करते हैं। यानी अपने मिनिस्टर के सारे बातों को प्रेसिडेंट तक पहुंचाने का काम पीएम का होता है। ठीक है। और बहुत सारे पीएम, मतलब बहुत सारे जो आयोग होते हैं, जो कमीशन होते हैं, उसमें पीएम जो है वो एज अ प्रेसिडेंट, एज अ चेयरमैन भी होते हैं, एज अध्यक्ष भी होते हैं। जैसे कि नीति आयोग हो गया, या फिर नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल हो गया, या फिर एकता परिषद हो गया, है ना, या फिर इंटर स्टेट काउंसिल हो गया। तो ऐसे का वो चेयरमैन भी होते हैं प्राइम मिनिस्टर। और उनके प्राइम मिनिस्टर के पास और भी बहुत सारे पावर्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव पावर खास करके उनके पास बहुत ज्यादा होती है। तब तो छोटे लोग नहीं जा पाएंगे। जो छोटे लोग होंगे उनको पहले बड़ा होना पड़ेगा, फिर वो चुनाव लड़ेंगे, है ना। क्योंकि चुनाव लड़ना छोटे लोगों का तो काम है नहीं, खास करके हिंदुस्तान में बड़े लोग ही चुनाव लड़के जा सकते हैं। तो आप भी बड़े हो जाइए, चुनाव लड़िए। ठीक है, तो ये बात हो गई प्राइम मिनिस्टर की। अब हम आते हैं प्राइम मिनिस्टर के बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देखिए, एक ही चीज है, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक दूसरे से रिलेटेड ही है, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं, इसको हिंदी में कहेंगे मंत्री परिषद। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कहते हैं मंत्री परिषद। अब यह मंत्री परिषद किन लोगों से मिलकर बनता है? तो मंत्री परिषद में होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स, उनके बाद होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट, जिनको इंडिपेंडेंट चार्ज, जिसको हिंदी में कहते हैं स्वतंत्र प्रभार। और तीसरे होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट, जिनको हम डिप्टी मिनिस्टर भी कहते हैं। ठीक है, जिनको डिप्टी मिनिस्टर भी कहा जाता है। अब ये तीनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, कैबिनेट मिनिस्टर जो होता है सबसे बड़ा औहदा होता है। मिनिस्टर्स में प्राइम मिनिस्टर के बाद जो सबसे बड़ा औहदा होता है वो होता है कैबिनेट मिनिस्टर का। जैसे कि होम मिनिस्टर हो गया, डिफेंस मिनिस्टर हो गया, फॉरेन मिनिस्टर हो गया, ये सारे इनके कैबिनेट वाले पोजीशन होते हैं, जो कि पीएम के बहुत ही करीब होते हैं। और इस कैबिनेट मिनिस्टर में ज्यादातर 15 से 20 लोग होते हैं। दूसरा है मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इंडिपेंडेंट चार्ज, यानी कि कुछ ऐसे भी मंत्रालय होते हैं, कुछ ऐसे भी मिनिस्टर्स होते हैं जिनको कैबिनेट का दर्जा नहीं दिया जाता है, लेकिन वहां पे मिनिस्टर अपॉइंट किए जाते हैं। और वो मिनिस्टर जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, वो स्वतंत्र होते हैं, यानी कि उसके ऊपर कोई और मिनिस्टर नहीं होता। तीसरे होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट। मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो होते हैं वो डिप्टी मिनिस्टर होते हैं। जैसे कि एक हो गया प्रेसिडेंट और दूसरा हो गया वाइस प्रेसिडेंट, तो वैसे ही एक होते हैं कैबिनेट, और इसके नीचे जो काम करता है वो होते हैं डिप्टी मिनिस्टर, यानी कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट। यानी इनका जो कंट्रोल होता है वो कंट्रोल कैबिनेट मिनिस्टर इनको करते हैं। ये पद इसलिए बनाया गया है ताकि कुछ लोगों को खुश करने के लिए मंत्री का पद दे दिया जाए, मतलब कहलाते तो ये भी मिनिस्टर है, ये भी मिनिस्टर है, ये भी मिनिस्टर है, सिर्फ ये कैबिनेट है, और ये इंडिपेंडेंट है, और ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट है। कैबिनेट मिनिस्टर को कुछ ज्यादा ही बड़े बंगले होते हैं। वैसे मिनिस्टर ऑफ स्टेट को भी बड़े बंगले ही होते हैं, मतलब वो जो कोठी खाली रहती है दिल्ली में वो दे दी जाती है, उसका कुछ दिक्कत नहीं। वो मिलता है तो मिल जाता है, डिपेंड करता है वो लगता है। और कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो मिनिस्टर भी नहीं होते, फिर भी उनके पास बड़ी बड़ी कोठी होती है, बड़े बड़े बंगले होते हैं। तो वो लोग वैसे मिनिस्टर्स, वैसे मतलब मेंबर होते हैं जो कि काफी दिनों से पार्टी में रहे हैं, उनको निकाला नहीं जा सकता है, तो इसलिए उनके पास बड़े बड़े घर होते हैं। बाकी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उनको 3 BHK का फ्लैट मिलता है। आप लोग कभी दिल्ली गए जाएंगे तो वहां पे एक लुटियन जोन है ना, उनका नाम भी लुटियन जोन है। हालांकि उनका नाम अंग्रेजों के नाम से पड़ा है, क्योंकि एक अंग्रेज आर्किटेक्चर थे लुटियन। उन्होंने वो दिल्ली का जो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है उन्होंने वो बनाया है, इसलिए उनका नाम लुटियन जोन दिया है। लेकिन आम भाषा में लुटियन सुनने में लगता है यहाँ पे नेता लोग रहते हैं, इसलिए इसका जगह का नाम लुटियन जोन है।
ठीक है, यहाँ पे एक मिस्टेक है, मिस्टेक ये कि 15% लिखा हुआ है, 10% है। तो ये टोटल जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं देख लीजिए, जैसे कि मैंने बताया कि कैबिनेट मिनिस्टर में 15 से 20 की संख्या होती है, बाकी सब मिला करके जितनी संख्या हो रही है। अब ऐसा तो नहीं है कि मान लीजिए कि सरकार जो है किसी एक पार्टी की ना होकर के बहु पार्टी की सरकार है, यानी कि बहुत लोगों ने मिलकर के सरकार बनाया है, तो अभी जितनी पार्टी है सबको तो मिनिस्टर का पद देना ही पड़ेगा उनको खुश करने के लिए। ऐसे सिचुएशन में ऐसा ना हो जाए कि आपको पार्लियामेंट में सिर्फ और सिर्फ मिनिस्टर ही मिनिस्टर दिखे। तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में एक रूल बनाया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि लोकसभा में जितने भी टोटल मेंबर्स होंगे, जैसे कि लोकसभा में 552 मेंबर्स होते हैं, तो 552 का आप 10% निकाल लीजिए, है ना। 552 का 10% निकाल लीजिए, लगभग कितना होता है, 55 होता है। तो जितने भी मिनिस्टर्स होंगे उनकी संख्या ये 55 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब मिनिस्टर की जो संख्या है वो 10% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज दिया गया है। दूसरी बात, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं ये सामूहिक रूप से जिम्मेदारी होते हैं, इनका सामूहिक रूप से एक जिम्मेदारी बनता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। अभी इसमें क्या होगा, एक बात समझिए। मान लीजिए कि पीएम ने अपना रेजिग्नेशन दे दिया, तो यदि पीएम ने रेजिग्नेशन दे दिया तो बाकी जितने भी मिनिस्टर्स हैं इन सबको भी रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। और ये लोग बोलते कि नहीं नहीं हम रेजिग्नेशन नहीं देंगे, तो भी कोई बात नहीं है, प्रेसिडेंट इन लोग का ऑलरेडी इनको समझ जाते हैं कि इन लोगों ने रेजिग्नेशन दे दिया है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर के रेजिग्नेशन देने से पूरा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो भंग हो जाता है। ठीक है, इसको कहते हैं सामूहिक जिम्मेदारी। मान लीजिए कि प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, हाँ सरकार यदि कोलैप्स हो गई, सरकार गिर गई, जैसे कि है ना, पार्लियामेंट में तो संख्या का खेल है, यदि आपके पास संख्या बल नहीं है तो आपकी सरकार गिर जाएगी, और यदि आपकी सरकार गिर गई इसका मतलब आप पीएम है ही नहीं, तो सारे के सारे जितने भी मिनिस्टर रहते हैं वो सबको रेजिग्नेशन देना पड़ता है, और यदि कोई लिखित रूप से रेजिग्नेशन नहीं भी देते हैं तो भी इसका कुछ मतलब नहीं है, अब दो या ना दो, सरकार तो आपकी गिर गई। उनके बाद यदि प्रधानमंत्री के ऊपर कोई केस चालू हो गया या कुछ और हो गया, किसी कारणवश उनको रेजिग्नेशन देना पड़ा, या फिर लोकसभा में उन्होंने विश्वास खो दिया है, लोगों का उनके ऊपर विश्वास नहीं है, ऐसा कभी कुछ हुआ, तब भी जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं सबको रेजिग्नेशन देना पड़ता है। लेकिन मान लीजिए कि लोकसभा ने कह दिया कि हमें इस मिनिस्टर पे विश्वास नहीं है, इस मिनिस्टर का हमें रेजिग्नेशन चाहिए, तो सिर्फ और सिर्फ उसी मिनिस्टर का रेजिग्नेशन होता है, बाकी किसी भी मिनिस्टर को कोई भी रूप से किसी भी प्रकार से क्षति हानि लॉस नहीं होता है। ठीक है, सो कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट क्लासिफाई मेंबर ऑफ सीओएम यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स डिफरेंट रैंक, कोई भी उनको रैंक प्रोवाइड नहीं करता कॉन्स्टिट्यूशन, बट हम लोगों ने इस ढंग से बनाया कि उनको रैंक भी दे दे। कैबिनेट, कैबिनेट क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि कैबिनेट में ज्यादा नहीं 15 से 20 लोग होते हैं जो बड़े बड़े ओहदे पर होते हैं, उनकी बहुत पहुंच होती है, और मतलब सरकार जो है असली रूप से यही चलाते हैं। बाकी जो स्टेट मिनिस्टर हो गया वो तो जस्ट ऐसे ही है, वो टाइम पास के लिए बना दिया गया है, मतलब किसी को जस्ट एक बौखाल बना रहे उसके लिए उनको बना दिया गया है मिनिस्टर की, वो कहलाने के लिए वो मिनिस्टर होंगे, बट उनका कुछ वजन नहीं होगा। जो भी वजन होता है वो इन्हीं का होता है, कैबिनेट मिनिस्टर का। और इनकी मीटिंग हमेशा होती रहती है 7 दिन में, 10 दिन में, पार्लियामेंट चले या ना चले, इन लोगों का जो अपना जो भी कार्यक्रम है, जो भी वर्क है, ये सारा इन लोगों का चलता है। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने आपको समझा दिया कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मतलब होता है। प्रधानमंत्री के रेजिग्नेशन के साथ ही सारे लोग को रेजिग्नेशन देना पड़ता है। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या जितने भी मिनिस्टर हैं, ये लोकसभा राज्यसभा में जो भी बातें बोलते हैं, इनको पूरा स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, राइट टू स्पीच। इनके किसी भी बातों पे, इनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई केस नहीं बन सकता है। ठीक है, चाहे ये कुछ भी क्यों ना बोल दी हो, इनके ऊपर किसी भी प्रकार से केस बनाया नहीं जा सकता है। ऑल मिनिस्टर्स आर इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल टू प्रेसिडेंट, यानी वो प्रेसिडेंट को इंडिविजुअली वो रिस्पॉन्सिबल होंगे।
मिनिस्टर होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, ये ध्यान रखिएगा। मिनिस्टर होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि प्रेसिडेंट जब तक चाहे तो किसी को मिनिस्टर बना करके रख सकते हैं। ठीक है, देखिए पीएम भी जो है वो तब तक ही ऑफिस में रह सकते हैं जब तक कि प्रेसिडेंट का प्लेजर उसके ऊपर बना रहे, प्लेजर बना रहे, यानी कि प्रेसिडेंट के प्रसाद पर्यंत वो काम करते हैं। इसका मतलब यह नहीं हुआ कि प्रेसिडेंट जब चाहे मन उठा करके मुंह उठा करके किसी को भी हटा दे, ऐसा नहीं होता है। वो तभी किसी को हटाते हैं जब लोकसभा में उनकी जो संख्या बल होती है वो या तो कम हो जाती है, या फिर लोकसभा में वो विश्वास खो देते हैं, या लोकसभा से एक रिजोल्यूशन पास होता है कि इस लोकसभा को भंग किया जाए, तब जाकर के प्रेसिडेंट किसी भी मिनिस्टर को, किसी भी प्राइम मिनिस्टर को हटा देते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आंसर कीजिए, बताइए आंसर। फर्स्ट का क्या आंसर होगा? जल्दी। ए, द वाइस प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय a resolution of Rajya Sabha passed by an effective majority and agreed to by the Lok Sabha, ये ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन है टू थर्ड मेजोरिटी वोट ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग इन बोथ द हाउस। हमने बोथ द हाउस की कभी बात ही नहीं की, हमने क्या कहा कि यदि वाइस प्रेसिडेंट को हटाना है तो राज्यसभा में रिजोल्यूशन लाया जाएगा और राज्यसभा में मेजोरिटी से पास होगी और लोकसभा जस्ट उसको पास करेंगे सिंपल मेजोरिटी से। तो सेकंड ऑप्शन गलत है। थर्ड ऑप्शन क्या है? एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट कभी भी वाइस प्रेसिडेंट को हटा नहीं सकते। तीसरा है टू थर्ड मेजोरिटी वोट ऑफ कंप्लीट स्टैंड इन बोथ द हाउस, ऐसा भी कुछ नहीं है, बोथ हाउस का काम ही नहीं है। तो ऑप्शन ए जो है वो सही है। नेक्स्ट आ जाएगा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। क्या है स्टेटमेंट? इफ द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट is declared void, acts done by him before the date of such declarations are invalidated. Second option, while acting as president, the vice president does not perform the duties of office of the chairman of Rajya Sabha. Which of the statement given above is are correct? बताइए। कौन से कथन इसमें से सही है? नेहा तो कुछ कभी जवाब ही नहीं देती, बताओ नेहा। डी? नहीं। देखिए मैंने बताया था ना कि वाइस प्रेसिडेंट का अभी कभी इलेक्शन अभी वॉइड हो गया, नल एंड वॉइड हो गया, तो उन्होंने जो भी काम किया है उनके काम इनवैलिडेटेड नहीं होते हैं, उनके काम की वैलिडिटी बनी रहती है। ठीक है, उन्होंने जो काम किया है चाहे वो प्रेसिडेंट हो चाहे वो वाइस प्रेसिडेंट हो, उन्होंने जो काम किया अपने पद पे रह करके, चाहे भले ही उसका इलेक्शन वॉइड हो गया हो, लेकिन उनके द्वारा काम किया हुआ वॉइड नहीं होता है। सेकेंड है वाइल एक्टिंग एज अ प्रेसिडेंट, यानी कि जब वाइस प्रेसिडेंट कभी प्रेसिडेंट का काम करते हैं तो परफॉर्म द, ही डज नॉट परफॉर्म, यस, फिर वो जो ऑफिस का जो चेयरमैन रहते हैं यानी कि राज्यसभा का वो चेयरमैनशिप है, ये काम वो नहीं करते हैं। तो ये काम कौन करता है? ये काम राज्यसभा का वाइस चेयरमैन करता है। तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन जो है वो गलत है और सेकंड ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन जो बी है वो सही होगा। आ जाइए थर्ड पे। गुलाबी आंखें जो तेरी देखें, बताइए। कंफ्यूजिंग है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स।
द स्ट्रेंथ ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैन नॉट एक्सीड 10% ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ लोकसभा, है ना, ये बात मैंने बताया था आपको अभी थोड़ी देर पहले, तो ये सही है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। यस, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होते हैं, वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी कि ऑप्शन 2 जो है ये भी सही है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो सी होगा, बोथ 1 एंड 2। समझे ना कुल, दोनों बातें तो मैंने ये लेक्चर में ही किया है। नहीं, राज्यसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री वही बनते हैं जिनका लोकसभा में संख्या ज्यादा हो, राज्यसभा से कोई रिलेशंस नहीं है। हाँ, राज्यसभा के जो मेंबर रहते हैं वो मिनिस्टर बन सकते हैं। हाँ बिल्कुल, मिनिस्टर जो है सिर्फ रिप्लाई नहीं करते, मिनिस्टर चाहें तो वो लोकसभा या राज्यसभा कहीं पे भी बैठ सकते हैं, फ्री हैं वो। इनको इसलिए बैठना पड़ता है क्योंकि वो वहां पे भी बातें सुन सके और लोगों का जवाब दे सके। हाँ, सिर्फ लोकसभा के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो लोग रिकॉर्डिंग क्लास अटेंड करते होंगे उन लोग को बोर नहीं होता क्या क्लास सुनने में, क्योंकि हमारा बातें चलता रहता है आंसर में। आप लोग जब रिकॉर्डिंग सुनते होगे तो आप लोग को बोर होता होगा ना। हाँ, लोकसभा के लिए होंगे रिस्पॉन्सिबल, बिल्कुल, सिर्फ लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स। रेजिग्नेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑटोमेटिकली ब्रिंग्स अबाउट द डिसोल्यूशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, बताया था ना अभी मैंने, सही है गलत बताइए, आप लोग पहले बताइए। सही। नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द सिंगल मिनिस्टर लीड्स टू द रेजिग्नेशन ऑफ एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, सही है गलत। क्या हो गया नकुल, एक दिन क्लास अटेंड करना छोड़ दिए तो क्या आंसर गलत दोगे सब। देखो सेकंड भी सही है, ये सारी बातें मेरी क्लास में भी जस्ट मैंने पढ़ाई है, जस्ट आपको बताया है। ये तो आपको बताया था मैंने कि यदि प्राइम मिनिस्टर ने यदि रेजिग्नेशन दे दिया तो जितने भी मिनिस्टर हैं वो सबको ऑटोमेटिक रेजिग्नेशन देना पड़ता है ना, ये बात बताया हूं मैं क्लास में। दूसरा मैंने ये भी बताया था आपको कि यदि मान लीजिए कि कोई भी नो कॉन्फिडेंस मोशन किसी एक सिंगल मिनिस्टर के ऊपर आता है, यानी कि सिंगल मिनिस्टर जो है अपना विश्वास खो देता है लोकसभा में, यानी कि लोग उनके ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, तो उनको रेजिग्नेशन देना पड़ता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनके रेजिग्नेशन देने के साथ जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो सभी रेजिग्नेशन दे देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। उनके ऊपर विश्वास है लोकसभा ने तो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को रेजिग्नेशन देना पड़ता है। ये बात भी अभी मैंने की है, तो दोनों जो चीजें हैं वो दोनों सही है। सो इसलिए जो करेक्ट होगा ऑप्शन वो बोथ 1 एंड 2 होगा। ठीक है, कंप्लीट। मैं एक बार लक्ष्मीकांत देख लेता हूँ, इसमें कोई और छोटा मोटा चैप्टर है तो उसको आज ही पढ़ा देता हूँ, है ना।
नकुल कह रहे हैं कि मेनली जब हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो पार्ट्स एंड आर्टिकल ही पढ़ते हैं, अनुसूचियां क्यों नहीं पढ़ते हैं। अनुसूचियां मैं एक लिस्ट दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, वो कोई बड़ी चीज नहीं है, अनुसूची एक साथ पढ़ा दूंगा मैं। नॉमिनेटेड और इलेक्टेड मेंबर्स किस किस मिनिस्टर के उसमें भाग ले सकते हैं? कोई मिनिस्टर के उसमें भाग नहीं ले सकते। ये सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट का इलेक्शन है। देख लो, एक प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है और एक वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर ही भाग ले सकते हैं, और वाइस प्रेसिडेंट में जो होता है वो इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड दोनों भाग ले सकते हैं। ठीक है, चलिए। हाँ, क्वेश्चन आते हैं, अनुसूची से भी क्वेश्चन आ जाती है, कोई इंपॉर्टेंट तो है ही। क्योंकि अनुसूची से क्वेश्चन ये आ जाएगी कि ये जो चीजें हैं वो कौन सी अनुसूची में लिखी गई है। तो इम्पोर्टेंट तो है ही, ऐसा नहीं कि इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं पढ़ाऊंगा नहीं। वक्त आने दीजिए, आप चिंता मत कीजिए। हर एक चीज का सही वक्त होता है, क्या चीज कब पढ़ाना है वो मैं पढ़ाऊंगा। हाँ, सब पढ़ाऊंगा यार, पंचायत अभी तो हम, देखिए, एक क्रमवार तरीके से पढ़ते हैं ना। अभी हम सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। जब सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा खत्म हो जाएगा फिर हम स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे। जब स्टेट गवर्नमेंट पूरा खत्म हो जाएगा तो हम लोकल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे। फिर लोकल गवर्नमेंट में क्या पढ़ना है? पंचायती राज, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर पंचायत, इन्हीं सब चीजों के बारे में पढ़ना है। तो ऐसा नहीं कि मैं कुछ चीज को मैं छोड़ रहा हूँ, मैं सभी चीजों को पढ़ाऊंगा। वक्त आने दीजिए, वक्त के साथ सब खत्म होगा। चलिए, कल से जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो होगा हमारा पार्लियामेंट। तो उस पार्लियामेंट में मैं पूरा बता दूंगा कि पार्लियामेंट कैसे फंक्शन करता है, या फिर पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा के बारे में भी चर्चा कर लेंगे, क्या रहता है उसका रोल, क्या नहीं रहता है। उसके पहले जो है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बाद एक छोटा सा चैप्टर आपके इसमें दिया हुआ है लक्ष्मीकांत वाले बुक में, वो है कैबिनेट कमिटीज, है ना, मंत्रिमंडलीय समितियां। इससे हालांकि आज तक कोई क्वेश्चंस नहीं आया है। मैं 2008 से यूपीएससी के सिलेबस को फॉलो कर रहा हूं, और आज तक मुझे इंडियन पॉलिटी के अंदर इस चैप्टर से कोई क्वेश्चंस दिखा नहीं है। और ये 2 पेजेस का ही बुक, ये चैप्टर है, लेकिन फिर भी आपको समझ जानी चाहिए कि कमेटी क्या होती है। तो देखिए, कमेटी तो आप लोग को पता ही होगा। कमेटी आप सामान्य भाषा में भी बोलते हैं। कमेटी एक ऐसी चीज होती है जहां पे एक समूह होता है, यानी कि दो या दो से अधिक लोग मौजूद होते हैं, उसको कहा जाता है कमेटी। तो पार्लियामेंट में जो कमेटी होता है उसमें 3 से अधिक लोग होते हैं, यानी कि 3 से 8 लोग मिलकर के एक कमेटी को बनाते हैं। कमेटी जो होती है पार्लियामेंट में वो 2 तरह की होती है, एक होती है परमानेंट और दूसरी होती है नॉन परमानेंट, जिसको हिंदी में कहते हैं अस्थाई, और नॉन परमानेंट को कहते हैं तदर्थ। ठीक है, अभी परमानेंट का मतलब क्या होगा? वो परमानेंटली वो पार्लियामेंट में रहता है, यानी कि पार्लियामेंट का सेशन चालू हो चालू नहीं हो, लोकसभा भंग हो गई हो, कुछ भी हो, वो कमेटी रहेगी। मतलब वो एक ऑफिस की तरह काम करता है। और जो नॉन परमानेंट है, यानी कि जो तदर्थ समितियां हैं, वो क्या होती है? वो किसी अवसर विशेष के लिए बनाई जाती है। मान लीजिए कि किसी चीज की जांच करनी है, ठीक है, और उस जांच के लिए कोई कमेटी नहीं बनी है, तो क्या होगा? फिर एक कमेटी बना दी जाएगी कि भाई इस कमेटी में इतने लोग शामिल होंगे, 3 या 8 लोग शामिल हो सकते हैं। उस कमेटी में प्रधानमंत्री भी शामिल हो सकते हैं, उस कमेटी में और जो दूसरे मिनिस्टर्स हैं वो भी शामिल हो सकते हैं। तो जो कैबिनेट जो कमेटीज होती है उसमें मिनिस्टर्स लोग होते हैं, या तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। और जिस कमेटी में प्राइम मिनिस्टर्स आ जाते हैं, तो उस कमेटी का जो चेयरमैनशिप होता है, वो चेयरमैन भी किसके पास चला जाता है? वो पीएम के पास चला जाता है। यानी जब भी उस कमेटी की मीटिंग होगी और उस मीटिंग में यदि पीएम मौजूद है, तो जो चेयरमैनशिप होगा वो पीएम के पास होगा। ठीक है, तो आपने समझ लिया कि कैबिनेट कमिटीज क्या होता है, कैबिनेट कमिटीज में कितने लोग हो सकते हैं, कैबिनेट कमिटीज कितने प्रकार की होती है। 2 प्रकार की होती है, परमानेंट और नॉन परमानेंट। ठीक है, जैसे कि 1994 में, यानी कि 1994 में, कुल मिलाकर के पार्लियामेंट में 13 ऐसी कमेटी थी जो कि परमानेंट थी, यानी कि वो परमानेंट रूप से काम करती है। जैसे कि पॉलिटिकल कमिटी
है ना। यानी कि राजनीतिक मामलों से संबंधित एक कमेटी, ये एक परमानेंट कमेटी है। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, यदि आप लक्ष्मीकांत के बुक को पढ़ेंगे तो उसमें जो कमेटी की वो लिस्ट दी गई है, 1 2 3 4 5। तो वो लिस्ट मैं अभी नहीं बताऊंगा, है ना, उतना याद भी नहीं रहता लिस्ट इनके, है ना। तो आप लोग देख लीजिएगा कि उस लिस्ट में क्या क्या है। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ कि एक कमेटी होगी जिसको कहते हैं राजनीतिक मामलों की कमेटी। ठीक है, यानी कि जो पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन की कमेटी होती है। अब इस कमेटी में क्या होगा, नाम से पता चल रहा है ये राजनीतिक मामलों की कमेटी है। तो राजनीति में जब भी किसी भी प्रकार से गड़बड़ी होगी तो इस कमेटी के पास बातें जाएगी, ये कमेटी उसके ऊपर चर्चा करेंगे, कमेटी जांच करेगी, अपना रिपोर्ट पार्लियामेंट में सौंपेगी। ये इनका काम होता है। कभी कभी प्रेसिडेंट जो है वो भी किसी कमेटी को बुला सकते हैं मीटिंग के लिए। प्रेसिडेंट बोल सकते हैं कि आप जो जिस विषय वस्तु पर आप जो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं या जांच कर रहे हैं उसकी क्या रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट हमें दी जाए। तो प्रेसिडेंट और इस कैबिनेट का डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। प्रेसिडेंट जब भी चाहे किसी भी कमिटीज को अपने पास मीटिंग के लिए बुला सकते हैं और उनका क्या क्या प्रोग्रेस हुआ है, वो क्या वर्क कर रहे हैं, इनके बारे में उनसे जानकारी प्रेसिडेंट के द्वारा मांगी जा सकती है। और जानकारी जब प्रेसिडेंट को दे दी जाती है तो प्रेसिडेंट चाहे तो इस जानकारी को, यानी कि इससे संबंधित जो भी फाइल है, उस फाइल को वो पार्लियामेंट के डेस्क में रखने बोले, यानी कि पार्लियामेंट में इस फाइल को रखिए और वहां पे बताइए कि आपने क्या जांच किया है। जैसे कि अभी ये चालू रहा कि क्या बोलते हैं उसको, कि वोटिंग इससे नहीं की जाएगी, ईवीएम से नहीं की जाएगी, ईवीएम की में हैक हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। तो ऐसे चीजों के जब भी मामले आते हैं तो ये मामले जो है वो पॉलिटिकल कमिटी जो होती है वो इस मामले को देख सकती है, वो इस मामले को जांच सकती है और उसके बाद अपना रिपोर्ट पार्लियामेंट को दे सकती है कि नहीं भाई, हमने भी जांच किया है ईवीएम, इसमें ऐसा कुछ गड़बड़ी तो हमें नहीं पाया गया है। तो ये भी चीजें वहां पे की जा सकती है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत यहां तक। उसके बाद फिर और भी छोटी मोटी कमेटी होती है, जैसे एक कमेटी होती है कि आवास के लिए, यानी कि शेल्टर के लिए कमेटी होती है। तो उनका ये मतलब उनका ये जांच होता है कि लोगों को रहने के लिए घर मिल रहा है या नहीं। यदि घर नहीं मिल रहा है तो ऐसी कौन सी योजनाएं लानी चाहिए, मंत्री ऐसी कौन सी योजना पार्लियामेंट में लानी चाहिए ताकि लोगों को घर मिल जाए, लोगों को सुरक्षा मिल जाए। ये सारी चीजें होती रहती है। ठीक है। हाँ, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज तो परमानेंट है, उसका कुछ नहीं है, वो बॉडी अलग है, वो तो निकाय है और ये कमेटी है। ये कमेटी उस नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में क्या होता है, उसके जो मेंबर्स होते हैं वो मेंबर्स जो है कोई भी हो सकते हैं, है ना। वो मेंबर्स बाहर के होते हैं, लेकिन इसके जो मेंबर्स होते हैं वो पार्लियामेंट के अंदर के ही बने होते हैं। ठीक है, ये डिफरेंस है उसमें, उसके मेंबर बाहर के होते हैं और इसके जो मेंबर्स होते हैं वो पार्लियामेंट के अंदर के होते हैं। ऐसी बहुत सारी कमेटी होती है, जैसे एक ये भी है अपना राष्ट्र खेल मंडल, है ना, मतलब जो भी होता है गेम के लिए जो भी कमेटी होती है, ये भी होता है कमेटी। ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे कमेटी बनते हैं, बिगड़ते हैं। तो कुछ कमेटी परमानेंट काम करती है और कुछ कमेटी जो होती है वो टेम्पररी बनाई जाती है, किसी चीज के जांच करने के लिए कुछ करना हो तो उसके लिए कमेटी बनाई जाती है, बस और कुछ नहीं। ठीक है, एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? आप ये चैप्टर पढ़ लीजिएगा, 2 पेज का चैप्टर है। इसमें कुछ सिर्फ, और 2 पेज के चैप्टर में कुछ नहीं है, सिर्फ आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक नाम ही मिलेंगे कौन कौन सी कमेटी होती है। तो और ये एग्जाम में आएगा नहीं कि आपको नाम याद करना पड़े, है ना। कभी ऐसे नाम तो पूछते नहीं एग्जाम में। तो चलिए, कल जब हम पढ़ेंगे पार्लियामेंट तो हम देखेंगे कि पार्लियामेंट किन किन चीजों से मिलकर के बना है, कैसे बना है। और कल जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं कोई पीपीटी यूज नहीं करूंगा। जो भी बातें मेरे मन में है, कल हम मन की बात करेंगे, है ना। जैसे नरेंद्र मोदी जी मन की बात करते हैं ना, वैसे ही मैं भी मन की बात करूंगा कल। तो बिना पीपीटी का पढ़ाऊंगा और कंप्लीट होने के बाद क्वेश्चन आंसर हम पीपीटी से करेंगे, क्योंकि पीपीटी बनाने में बहुत टाइम जा रहा है और उसके कारण जो है चीजें इफेक्ट कर रही है। तो बहुत सारी ऐसी बातें होती है जो मेरे मन में होती है जो कागज पे नहीं उतर पाती है, तो वो व्हाइट बोर्ड पे उतर जाएगी। मुझे अभी तक कोई मिला नहीं हिंदी इंग्लिश वाला, मैंने आप लोगों को बोला था। कोई ऐसे दमदार बच्चे हों जो हमारे कंपनी में इंटर्नशिप करना चाहते हो, आ जाइए।
ताकि आपका कभी सिलेक्शन हो जाए तो आप यूपीएससी के इंटरव्यू में ये बता सकें कि आप खाली पीली बैठे हुए नहीं थे, आपने कुछ काम भी किया है। मन की बात 1.0, यस। कल जो होगी वो मन की बात 1.0 होगी। देता हूँ पीपीटी, हिंदी में भी देता हूँ। अभी तक जितना मैंने पीपीटी बनाया ना उसमें शायद 2 ही 3 ऐसी पीपीटी होगी जिसको मैंने हिंदी में ही दिया है। मैं कर लूंगा, किसी दिन शांति से बैठूंगा ना, मैं कर लूंगा। थोड़ा मेरा वो ऑफिस का काम चालू है, इसलिए मुझे मौका नहीं मिल रहा है। और वो पीपीटी ऐसी है और वो हिंदी ऐसी है कि हर कोई कन्वर्ट नहीं कर पाता है। टेक्निकल चीजें आ जाती है, टेक्निकल लैंग्वेज आ जाता है, इसलिए वो मुझे ही देखना पड़ता है। तो ठीक है, कल मिलते हैं 8:30 बजे। कल पार्लियामेंट का चैप्टर होगा, उसके बाद परसों से हिस्ट्री पढ़ेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री। चलिए। ओके। गुड नाइट।